हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि प्रथम 4 समप्रकी संख्याओं का मान क्या होगा। तो इसका आसान सा सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप सभी को 4 समप्रकी संख्या लिख लेना होगा और उसका मान ज्ञात करना होगा सिग्मा एक्स बटा एन वाले फॉर्मूला के माध्यम से। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है 5, ऑप्शन बी में दिया गया 8, ऑप्शन सी में दिया गया 10 और ऑप्शन डी में दिया गया है 20। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो यार क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से इसी वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि बिंदु -4, -6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 100% एक ऐसा सवाल पूछ लिया जाएगा जहां से आपसे पूछा जाएगा कि बिंदु इतना इतना किस पाद या किस चतुर्थांश में स्थित है। ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में हर बार पूछे जाते हैं और आपके भी एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्व करने का आसान तरीका है कि यदि दोनों बिंदु प्लस में दिया गया हो तो समझ लीजिए कि वह बिंदु प्रथम पाद में या प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। यदि दोनों बिंदु माइनस में हो तो समझ लीजिए कि वह बिंदु तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो -4, -6 दोनों में माइनस लगा हुआ है, इसलिए यह बिंदु तृतीय पाद में स्थित होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। वैसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं और क्यू का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो तो ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए, बी और डी में अपरिमेय संख्या दिया गया है, लेकिन रूट अंडर सी में दिया गया रूट अंडर 11 गुने रूट अंडर 11। यदि दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो रूट अंडर 21 होगा। इसे फिर से हम लिख सकते हैं रूट अंडर 11 गुने 11। तो यहाँ पे डबल 11 का एक 11 बाहर रूट से निकल जाएगा, जो कि जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 4 को देखिए। क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सेक में 45 तथा कॉसेक में 45 डिग्री का मान रूट अंडर 2 के बराबर होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए। क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे यदि। तो दोस्तों याद रखिएगा, मूल वास्तविक और असमान होने के लिए डी का जो मान है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और डी बराबर क्या होता है तो b² माइनस 4ac और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लिख देंगे। इस प्रकार का ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 6 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात a अनुपात b है, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी एग्जाम पेपर में आपका त्रिज्या का अनुपात दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, त्रिज्या का स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी ए का स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अनुपात बी का स्क्वायर कीजिएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 जो है वो त्रिकोणमिति से लिया गया है और सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसे क्या करना होगा कि ए माइनस बी वाले फॉर्मूला पे तोड़ दीजिएगा, इसे तोड़ दीजिएगा ए प्लस बी वाले फॉर्मूला पे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2ab यहाँ पे प्लस 2ab और माइनस 2ab दोनों से दोनों कट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर से बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप सभी को मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। एक में एक को जोड़ेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया जा चुका है।
उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 8 को देखिए। क्वेश्चन 8 क्या कहता है कि 1,3,5,1 0,5,2,5,7 का बहुलक क्या होगा। यहाँ पे बहुलक हम कौन सी संख्याओं का बहुलक कहते हैं, तो जो अधिकतम प्रायिकता का मान होता है, अधिकतम बराबरता का जो मान होता है उसे ही बहुलक कहते हैं। यदि इस आंकड़े में देखेंगे तो 5 एक ऐसी संख्या है जो इस आंकड़े में 3 बार आई है। 3 बार या 3 बार से ज़्यादा बार आने वाली कोई अन्य संख्या नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 5। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए कि किसी एपी का पहला पद ए अर्थात ए का मान 2 दिया गया है, सारवंतर डी अर्थात डी का जो मान है वो 3 है, तो आठवां पद का मान क्या हो जाएगा। तो आठवां पद ज्ञात करने का आसान तरीका ए प्लस 8 में से ए कम करेंगे 7 हो जाएगा, इसके साथ डी लगा देंगे। अब हमें चाहिए दोस्तों ए का मान, तो ए का मतलब प्रथम पद होता है, तो ए का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 दिया गया है तो हम 2 लिखेंगे। 7 गुने डी का मान, तो डी का मतलब होता है सारवंतर जो कि 3 दिया गया है तो हम 3 लिखेंगे। 2 का 2 हो जाएगा, 7 में 3 से ना किया जाता है तो 7 का 21 होता है, तो हम यहाँ पे 21 लिखेंगे। है दोस्तों 21 में अब हमें 2 को ऐड कर लेना है, तो 21 2 होता है 23, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 23। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 387/405 का सरलतम रूप क्या होता है। दोस्तों 45 में 43 से गुना करते हैं तो 387 आ जाता है, तो इसी हम 43 मरतबे घटा सकते हैं, और 45 में 43 गुना करते हैं तो 405 आता है, इससे हम 45 मरतबे घटा सकते हैं। अब 43/45 को कोई अन्य संख्या से नहीं घटाया जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल कहता है बिंदु x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 संरेखी होंगे यदि। आप सभी को मालूम होगा कि किसी भी बिंदुओं को संरेखी होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन बराबर 0 तो दिया गया है, सी में भी दिया गया है, तो ऐसे भी आपका बी और डी तो ऑटोमेटिक गलत हो गया है ऑप्शन। अब हमें चाहिए x1 × y2 - y3 होता है, इस प्रकार का ऑप्शन किस में दिया गया। तो देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे सी में तो ये y1 दिया गया है, तो ये ऐसे गलत हो जाएगा क्योंकि हमें चाहिए x1 × y2 - 3 ऐसे दिए गए ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। यह एक फार्मूला है जिसके माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। अगला सवाल कहता है यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा। याद रखिएगा आपसे ये सवाल पूछा गया है कि साइन थीटा बराबर √3, यानी साइन में कितने डी का मान √3/2 होता है, तो आप कहेंगे सर 60 डी का मान होता है, तो ठीक उसी प्रकार से टेन में 60 डी का मान बता दीजिए, है ना जी। तो टेन में 60 डी का जो मान होता है वो √3 के बराबर होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा √3। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 13 में देखिए। क्वेश्चन 13 में क्या कहता है कि बिंदु -6,11 में भुज का मान क्या होगा। मेट्रिक के एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन ऐसे 100% पूछे जाएंगे जिनमें से आप सभी से पूछा जाएगा कि भुज का मान क्या होगा अर्थ या कोटि का मान क्या होगा। तो भुज का मतलब होता है एक्स का मान, कोटि का मतलब वाई का मान। एक्स का मान पहले होता है जैसे -6 दिया गया है, वाई का मान बाद में होता है जैसे 11 दिया गया है। यदि इस सवाल में पूछा जाता कोटि का मान कितना होता तो 11 हो जाएगा, और भुज का मान कितना होता है तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 14 को देखिए। कहता है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। तो 6 गुने भुजा का मान यहाँ पे एल माना गया है, तो यहाँ पे हम एल का स्क्वायर करेंगे, तो 6 में एल का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6l²। तो 6l² ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 15 कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्याङ्क है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो -b/a होता है ना जी। तो हम क्या करेंगे, -b का मान लिखेंगे। b का तो मान यहाँ पे +7 है, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग -b का मान 7 हो जाएगा। a का मान कुछ भी ना देने के कारण हम a का मान 1 मानेंगे। -7 में यदि हम 1 से भाग लगा भी देंगे तो -7 का -7 ही होगा, तो -7 ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 16 क्या कहता है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। दोस्तों याद रहे मैट्रिक के एग्जाम पेपर में प्रायिकता से रिलेटेड 2-4 सवाल आना तय है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा
कि अधिकतम प्रायिकता का मान कितना होता है, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, संभावित या संभव या अनिश्चित निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो याद रहे, असंभव घटना की प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 होता है, लेकिन यहीं पे पूछा जाता कि संभव घटना या निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 1 हो जाता। अब यहाँ पे क्वेश्चन 70 को देखिए कि कॉट 46 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री इंटू कॉट 44 इंटू कॉट 63 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। इसे कॉटीपूरक वाले फॉर्मूला के माध्यम से पहले 40 और ये दोनों को एक एक जोड़ा लगा लीजिएगा। जोड़ा लगाने के बाद में दोनों में से किसी एक को तोड़ दीजिएगा और वो दोनों में से भी किसी एक को तोड़ दीजिएगा और दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा। इसके बाद में आप सभी को तो फार्मूला मालूम होगा कि एक फार्मूला आता है टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों, तो 1 होता है ना जी। यदि आप फार्मूला याद किए होंगे तो मालूम होगा कि टेन थीटा गुने कॉट थीटा का मान 1 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्या कहता है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा DE BC बटा EF AC बटा DF बराबर 3/5 दिया गया है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ABC एवं क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का अनुपात क्या होगा। आप सभी को एक बार में पढ़ाया जाता है कि किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, संगत भुजा 3:5 दिया गया है, अब हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो इसी का वर्ग कर देंगे प्रमेय के हिसाब से। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। यदि हम इसे अनुपात में चेंज करेंगे तो 9:25 होता है दोस्तों। 9:25 ऑप्शन सी में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसका जांच हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों समांतर श्रेणी में होने के लिए हम ज्ञात करते हैं D1 और ज्ञात करते हैं D2। D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है और ये होता है A3 माइनस A2। यदि दोनों को ज्ञात करने पे दोनों का मान समान आ जाता है तो हम मानते हैं कि दी गई समांतर श्रेणी की जो सूची है वो समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। 42 में से 21 घटाइएगा तो 21 बचेगा, 63 में से 42 घटाइएगा तो 21 बचेगा, दोनों इक्वल आ गया है, तो ये समांतर श्रेणी में है। ऑप्शन बी को देखिए, 9 में से 11 घटाइएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 9 घटाइएगा तो 2 बचेगा, तो 9 में से 7 घटाइएगा तो 2, 11 में से 9 घटाइएगा तो 2, ये भी इक्वल आ रहा है, तो ये भी समांतर श्रेणी में है। सी में देखिए तो 7 में से 5 घटाइएगा 2, 9 में से 7 घटाइएगा 2, दोनों इक्वल आ रहा है, तो ये भी समांतर श्रेणी में है। लेकिन डी में जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं होगा क्योंकि 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो चौथा ऑप्शन जाहिर सी बात है सही होगा। अगला सवाल देखिए कहता है कि 3 का क्यू गुणे 2 गुणे 5। तो हम क्या करेंगे, 3 का क्यू दिया गया तो 3 को हम 3 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 2 गुणे 5 है तो लिखेंगे 2 गुणे 5। फिर दूसरा में कहता है 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणे 3 करेंगे, 2 का स्क्वायर तो 2 गुणे 2 और गुणे दिया गया है 5 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, अर्थात एसीएफ क्या होगा। आप सभी को बता दें एसीएफ क्या कहते हैं, जो दोनों में कॉमन मिल जाता है, जैसे दोनों में 3 मिल रहा है तो हम 3 लिखेंगे, फिर गुणे दोनों में 3 मिल रहा है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर गुणे दोनों में 2 मिल रहा है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, दोनों में मिल रहा है 5 तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब ये तमाम संख्याओं में गुना कर देंगे, प्राप्त गुणनफल महत्तम समापवर्तक आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई कितना होता है दोस्तों, तो 90 होता है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब आपका 90 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया जा चुका है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 21 को देख लीजिए। मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एक द्विघाती बहुपद का आलेख हमेशा क्या होगा। याद रखिएगा, एक द्विघातीय बहुपद का जो आलेख होता है वो परवलय रेखा होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल कहता है कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो टेन ए का मान क्या होगा। आसान शब्दों में कहे तो कहता है कि साइन और कॉस का जो मान बराबर करता है उसी मान टेन ए में क्या होगा। तो दोस्तों साइन ए और कॉस ए को बराबर होने के लिए ए का जो मान है ना वो 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आप बता दीजिए कि टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है ना जी। तो टेन में जो 45 डिग्री का मान होता है वो 1 के मान के बराबर होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1। अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, कैसे चेक करेंगे। तो देखिए कोई भी यदि चर हो बट्टा में हो तो बहुपद नहीं हो सकता है, समीकरण नहीं हो सकता है, ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। कोई भी चर रूट के अंदर हो तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा।
तो ए, बी और सी ये तीनों के तीनों गलत हो गया है, तो प्राप्त ऑप्शन डी बच गया है। इसलिए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 24 क्या कहता है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो शीश आने की प्रक्रिया ज्ञात करिए। अब जाहिर सी बात है, एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। तो कुल जो परिणाम आएगा ना हमारा वो 2 आएगा। अब शीश आने की प्रक्रिया, तो शीश आने के अनुकूल परिणाम 1 है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 1/2 होगा। और एक चीज़ जान लीजिए, कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सिक्के के बदले पासा का क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो पासा फेंकने की बात की जाए या सिक्का फेंकने की बात की जाए, ज़्यादातर इसका आंसर 1/2 ही आता है। अगला सवाल देखिए कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या 21/22 मीटर है तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है। यानी एक चक्कर में इस प्रकार से जब पहिया चक्कर तय करेगा ना, तो ये वृत्त का परिधि बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का जो परिधि होता है 2πr, वही फार्मूला का यूज करेंगे और यहाँ पे एक चक्कर में तय की गई दूरी हमारा आसानी तरीके से निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने पाई का मान कितना होता है जी, तो 22/7 होता है। आर का मान यहाँ पे 21/22 दिया गया है, तो 21/22 लिखेंगे। 22 से 22 ये कट जाएगा, 7 तिरका 21, ये 3 बार कट जाएगा। और 3 में जब 2 से ना कर देते हैं तो कितना होता है जी, 3 दूनी 6 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो 6 मीटर हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देखते हैं। बहुपद 3x+4 का शून्य क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3x+4 बराबर दोस्तों 0 होता है। इसे हम 3x बराबर, ये जो +4 दिख रहा है, बराबर को जाकर ये -4 हो जाएगा। यदि हम x बराबर -4 लिख दें तो जो 3 गुना में देख पा रहे थे वो बराबर की तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा। अर्थात x का जो मान आने वाला है वो -4/3 होगा। -4/3 ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देखिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, किसी बाहरी बिंदु हम ए ले लेते हैं। अब इस बिंदु से वृत्त पर हम 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में समान होती है, आपस में बराबर होती है और ये 2 स्पर्श रेखा के अलावा कोई अन्य स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है और स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 28 को देख लीजिए। क्वेश्चन 28 क्या कहता है कि समीकरण निकाय y² + y + 5 = 0 के मूल है। तो दोस्तों इसका मूल ज्ञात कीजिएगा। तो ये कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो b² - 4ac पे इस पे ज्ञात कर लीजिएगा। इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, ये नो रियल है। अगला सवाल कहता है कि 2 धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर bq + r अर्थात भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, तो कौन सा सत्य होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को देख लीजिए। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 30 क्या कहता है कि साइन 64 डिग्री बटा कॉस 26 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि साइन 64 डिग्री को तोड़ दीजिए, लिख दीजिए साइन इंटू 90 में से 64 घटाइएगा ना जी, तो 26 बचेगा। अब क्या कीजिए कि नीचे cos 26 डिग्री दिया गया था, इसे सेम टू सेम लिखिए। और आप सभी को एक कॉटिपूरा का फॉर्मूला मालूम होगा कि साइन इंटू 90 - थीटा बराबर होते हैं cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा की जगह पे कितना है, तो 26 है। और नीचे वाला cos 26 को यहाँ पे सेम टू सेम ले आकर लिख दीजिए cos 26 का cos 26। तो दोस्तों cos 26 डिग्री से cos 26 डिग्री एक मरतबे कट जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का 1 से लेकर 30 तक का सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।